नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एनडीए का सियासी समीकरण पूरी तरह बिगड़ गया है। महागठबंधन में दरार ढूंढने में लगी बीजेपी को पता ही नहीं चला कि कब खुद उसके गठबंधन में बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिनके कारण अब सत्ता का संतुलन नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार को अब तक सीएम चेहरा बनाने की घोषणा नहीं हुई है। वहीं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनके एक बयान से नीतीश के नाराज होने की खबरें आई तो अमित शाह आज उनसे मिलने पटना पहुंच गए। आप जानते हैं कि बीजेपी का मतलब सिर्फ सत्ता प्राप्ति से है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, उसे किसी भी हाल में सत्ता चाहिए। और यह बात आज फिर साबित हो गई, क्योंकि बिहार के बार बार चक्कर काट रहे मोदी और शाह ने एक बार भी उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि के परिवार की सुध लेना जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं, हरिओम वाल्मीकि दलित परिवार के थे और उनकी लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। हालांकि राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद रहती है और राहुल गांधी आज फतेहपुर पहुंचे, और लेकिन उससे पहले हरिओम वाल्मीकि के परिजनों को धमकाया गया कि उनसे न मिलें। लेकिन परिवार के लोग सरकार के दबाव में नहीं आए और उन लोगों ने न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात की बल्कि न्याय की गुहार भी लगाई। आइए जरा पहले सुनते हैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार परिजन से क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे उन्हें धमकाया गया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी ने भी क्या कुछ कहा वो भी सुनेंगे। पहले लेकिन हरिओम वाल्मीकि के परिजन की सुनिए। आप परिवार जी सही। आप बहन हैं? इनको घर से बाहर नहीं जाने देना। फोटो दिखाओ, अच्छी फोटो नहीं मिलना, हमने कहा हमारी जान चलेगा, हमें मिलना है तो मिलना है, हमें उसी दिन न्याय मिलेगा। भैया की लाश तक तक उनकी आवाज नहीं मिलती। राहुल गांधी सर की लाश लीगल कार्रवाई जो हो रही है उसमें आप लोग पूरा मदद कीजिए और मुझे आप बताते रहिए वो क्या है। और दूसरी बात, इनका ऑपरेशन कराना है और इनको ठीक से मतलब सेटल करना है। हाँ, उनको सही नौकरी देनी है कहीं, ठीक है? घबराना नहीं, ठीक है? जब ये थोड़ा कम हो जाए दबाव, आप आ जाइए, दिल्ली आ जाइए। आप सरकार भी नहीं चाहे, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, ठीक है? इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, आइए जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। सुनिए जरा राहुल गांधी को हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपके आने से पहले मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया राहुल साहब? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।
तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधे सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहां भी देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी आपको, और चूंकि अभी हम सरकार में नहीं हैं तो जितनी मदद की गुंजाइश है हम उतनी ही कर पाएंगे, लेकिन हम करेंगे। तो बिहार की चुनावी हलचल के अलावा भी राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुटे हुए हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी में केवल सत्ता की खींचतान मची है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ इसलिए ही जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बिहार आकर भी ऐलान नहीं किया कि नीतीश ही सीएम का चेहरा बने रहेंगे, और अमित शाह तो मोदी से भी एक कदम आगे निकल गए। कल एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीएम का चेहरा कौन होगा यह तो एनडीए विधायक दल का नेता बताएगा। बस फिर क्या था, नीतीश कुमार को पलटने का एक और मौका मिल गया। हालांकि नीतीश पलट पाते इससे पहले ही अमित शाह ने आज अकेले बंद दरवाजे के पीछे नीतीश कुमार से चर्चा कर ली। अब उस बंद कमरे में क्या कुछ हुआ, अमित शाह ने नाराज नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की या अमित शाह ने नाराज नीतीश कुमार को धमकाया, यह बात कोई भी नहीं जानता है। लेकिन एक औपचारिक विजुअल इस मुलाकात की जारी कर बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है। उस विजुअल को भी दिखाएंगे हम थोड़ी देर में, जब नीतीश कुमार एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने उनके बगल में बैठे हुए हैं अमित शाह और कुछ एक लोग बैठे हुए हैं, बंद कमरे में मुलाकात। वो एक छोटा सा विजुअल यहां दिखाया गया है, उसको मैं अपनी टीम को कहूंगा कि उस विजुअल को भी दिखाएं। हालांकि कांग्रेस ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। इसी मसले पर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब इस चुनाव के प्रभारी, दो मुख्य हैं उसमें से, चार मुख्य रूप से हैं, उसमें से भूपेश बघेल भी हैं बिहार चुनाव में। तो भूपेश बघेल इस मसले पे क्या कह रहे हैं, आइए जरा सुन लीजिए। वो सब कुछ हो गया है भाई, सब कुछ बताना जरूरी थोड़ी है। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते। वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है, ऑल इज वेल। मुकेश सहनी भी लगातार नाराज चल रहे हैं। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। अमित शाह ने कहा भी है कि विधायक दल की बैठक में तय करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री। इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है, मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। और कर क्या रहे हैं अमित शाह जी, बिल्कुल पपेट को बना के। स्थिति ये है कि हर महीने वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने मध्य प्रदेश जाते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं। सर, कांग्रेस को 2020 में जितनी सीटें मिली थी उसके कंपैरिजन कम सीटें मिली हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? महत्वपूर्ण आरजेडी कम का इस वक्त। देखिए हमारे नया एक पार्टनर बना है तो उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी ना सर। आप लेकिन सवाल इस बात का है कि जो जेडीयू बड़ी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी बराबर सीट दी गई है। काफी टाइम लग गया सर नॉमिनेशन के, एक दिन पहले रात। तो वो हालत तो इंडिया में भी रहा है। इतनी बस अनुशासित पार्टी और सब कुछ बढ़िया, अभी भी तो वही हालत है उनकी। महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव जी महागठबंधन में पहले वो तो बताएं, उसके बाद हम लोग बता लेंगे चेहरा कौन है सर। आप लोग भी क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी। हमारे सब दल के लोग हैं। चेहरा कौन है? हो जाएगा उसमें तैयार, उसमें क्या था। आप लोग कब तय करेंगे? हमारे नेता लोग तय करेंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे पे तो लड़ा जा रहा है ना। हाँ, तो आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब दोनों सभी पार्टी में तय कर लेंगे तो जिसके लिए आप लोगों ने सीट कम किया है, आप अपना सीट कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हाँ। वो ये कह रहे कि डिप्टी सीएम का चेहरा मैं खुद ही, उस पर क्या कह? तो वो भी मांग करना कोई गलत है क्या? प्रजातंत्र मांग करना। आप लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मुख्यमंत्री ऑलरेडी है वो क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री इस वक्त है उसका नाम क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच क्या सौदेबाजी हुई है, और क्या वाकई नीतीश एनडीए के जीतने के बाद सीएम बनेंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी सवाल यह भी है कि अगर एनडीए हारी तब नीतीश का क्या होगा। उधर बीजेपी के सहयोगी चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, उन्हें भी नीतीश जैसी हालत होने का डर है। और प्रशांत किशोर के खेमे में तो इतना ज्यादा डर है कि नॉमिनेशन के लिए निकला हुआ एक प्रत्याशी नॉमिनेशन तक पहुंचा ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं जहां नॉमिनेशन दाखिल की जाती है।
वो मंदिर पहुंचा और मंदिर से वो गायब हो गया। उसके बाद कहां गया पता नहीं। तो ये प्रशांत किशोर के, और प्रशांत किशोर तो अब कई गांवों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हर जगह उनका विरोध हो रहा है। और इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये बंद कमरे या आते हैं, उसके बाद बंद कमरे में मीटिंग होती है और इस मीटिंग में क्या कुछ होता है ये नहीं बताया गया, लेकिन दरवाजा बंद कर लिया गया। एक छोटा सा विजुअल सामने आता है, उस विजुअल को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सारी चीजें क्या कुछ बता रही हैं, यहां समझने की जरूरत है। बिहार में कैसे बिगड़ गया है सियासी समीकरण, और नीतीश ने कैसे तेवर दिखाए और राहुल गांधी ने कैसे संभाला है मोर्चा, इन सब पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरह बिहार के बिगड़ते सियासी समीकरण में बाजी मार लेगा महागठबंधन। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए। देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में और भी जुड़ेंगे हमारे साथी। प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं सीधे उधर पटना से, सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हमारे साथ, और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी सीधे आपके पास, ग्राउंड जीरो पे आप हैं, कहां हैं जरा ये भी बताइएगा, पटना में हैं या पटना से बाहर हैं? दूसरी बात ये कि आखिर चल क्या रहा है, अमित शाह को आखिर नीतीश कुमार के पास दौड़े दौड़े क्यों जाना पड़ा, क्या तेवर दिखा गए नीतीश बाबू यहां पे? शुक्रिया राजीव जी। अभी मैं पटना से बाहर हाजीपुर की तरफ निकल रहा हूँ, रास्ते में हूँ। और पटना में आज भी राजनीतिक गतिविधियां तेज रही। अमित शाह जी का 3 दिवसीय प्रवास है होटल मौरी में, और उन्होंने आज नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, आपने बताया भी है। तो मूल बात यह है कि एक ऐसे समय में जब पूरे गुजरात का मंत्रिपरिषद बदला गया और फिर से शपथ ग्रहण हुआ, तो ऐसे समय में अमित शाह वहां न होकर के बिहार में हैं, तो यही इस बात को बताता है कि बिहार में राजनीतिक रूप से बीजेपी को चीजों को मैनेज करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी हमने देखा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के दिक्कत हो रही थी, उसको मैनेज किया गया। लेकिन जो कुछ ऊपर से दिख रहा है कि चीजें मैनेज हो गई हैं, और 2 बार प्रतिबद्धता जतवाने के बाद कि हम सर्वसम्मति से सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, फिर भी वास्तव में जमीनी स्तर पर चीजें मैनेज नहीं हुई है। इवन सम्राट चौधरी जी के खिलाफ भी बीजेपी के नेता पर्चा भर चुके हैं। आप जगह जगह से खबरें हैं, बगावती तेवर दिख रहे हैं, विरोध में प्रदर्शन होना ये सब आम बात है। लेकिन नॉमिनेशन फाइल होना एक बड़ी बात होती है बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ। तो ये चीजें जो दिख रही हैं, हालांकि ये बातें मीडिया में नहीं है, कितनी जगहों पर बीजेपी के खिलाफ उनके नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल किया है, या फिर जेडीयू में, इसकी चर्चा नहीं है, मगर ये स्थिति मैनेज नहीं हो रही है। इस बीच जो बातें नीतीश कुमार जी की ओर से कही गई थी कि वो नाराज हैं कि उनको सीट शेयरिंग में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, एनडीए का चेहरा नहीं घोषित किया गया और चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दे दी गई, तो फाइनली कोई बातें नीतीश कुमार की मानी नहीं गई। और ये कह दिया अमित शाह जी ने कि चुनाव के बाद ही ये तय होगा कि कौन विधानमंडल दल का नेता होगा, यानी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये स्थिति जेडीयू के लिए हैरान परेशान करने वाली है। आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि जेडीयू के जो नेता हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, ये लोग एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो। ये वही जुबान बोल रहे हैं जो अमित शाह बोल रहे हैं। ये जबकि जेडीयू में दूसरा धड़ा जो है, सब लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। तो ये जेडीयू चुनाव से पहले ही स्प्लिट हो गया लगता है। चुनाव के बाद तो इन पे टूट तय है, लेकिन चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री को लेकर के पार्टी की अलग अलग राय सामने आ रही है।
जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल, पहले ही चुनाव से पहले ही जेडीयू स्प्लिट कर गया है, टूट गया है, ये बात कह रहे हैं आप प्रेम कुमार जी। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आता हूं। अमलेंदु जी, जेडीयू के स्प्लिट की बात यहां कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल राजीव जी, देखिए जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, और यही बात मैंने भी सुबह कही थी कि जब हमने ललन सिंह का वक्तव्य, और शायद हम लोग के पास होगा, उसको फिर से सुनवा सकते हैं। ललन सिंह तो बल्कि एक तरीके से अमित शाह के वक्तव्य को जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अमित शाह का बयान जो है वो तोड़मोड़ कर पेश किया गया है, और एक बार भी ये ललन सिंह कहते हुए नहीं पाए जाते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। और वो कहते हुए ये पाए जा रहे हैं ललन सिंह कि ये हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, विधायक दल का नेता ही बाद में तय करेगा, ये इस तरह की बातें कहते हुए सुने जाते हैं। और राजीव जी, जो अमित शाह का आपने जिक्र किया, उस इंटरव्यू में अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे तो आज भी ज्यादा विधायक है, तब भी हमने नीतीश को बनाया हुआ है और उनके नेतृत्व में चुनाव लेंगे। तो आपके भाई महाराष्ट्र में भी थे एकनाथ शिंदे से, और वहां भी आपने यही कहा था कि हम एकनाथ शिंदे कहाँ हैं, और यही कहा था कि विधायक दल जो बाद में बनेगा, और क्या हुआ वहां? तो ये जो महाराष्ट्र मॉडल आपका वीडियो भी डाउन हो रहा है अमलेंदु जी, दोबारा आप जुड़िए, आपके पास दोबारा आता हूं। सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या यहां पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है? जरा सुनाना चाहता हूं पहले ललन प्रसाद की वो बाइट जिसका जिक्र यहां अमलेंदु जी कर रहे थे, उस बाइट को ले आइए जरा स्क्रीन पर, उसको सुन लेते हैं और फिर और उसके बाद चर्चा बढ़ाएंगे। जरा सुन लेते हैं, पहले सुनिए। तक इंडिया अलायंस ने सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है सर। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं, ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद? भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? ये सब विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे, तो वो दुष्प्रचार करते रहे। लेकिन लल्लन जी यहां पर यह नहीं कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, ये कह रहे हैं उनकी लीडरशिप में चुनाव हम लड़ रहे हैं। यही बात तो वहां शिंदे साहब की लीडरशिप में भी चल रही थी महाराष्ट्र में। तो भूपेश बघेल ने क्या गलत कहा? भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र रिपीट होते हुए हम देख रहे हैं, यहां पे अगर एनडीए कुनबे की बात की जाए तो इसमें क्या गलत है? और ऐसे में क्या आपको लगता है कि ललन जी जो है, ललन प्रसाद, वो कहीं अलग दिखाई देते हैं और यानी वो बीजेपी के समकक्ष दिखाई देते हैं और नीतीश बाबू अलग थलग दिखाई देते हैं, ऐसा माना जाए? धन्यवाद राजीव जी। अब इसमें कोई बहस थोड़ी रह गई है। संजय झा साहब और ललन सिंह जी का जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है पार्टी को और बीजेपी के साथ उन संबंधों को लेकर के, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का वो नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो नाराजगी सामने आई, जो बातें कही जाती हैं, जो बातें चर्चा में है कि उन्होंने इस सीट शेयरिंग को लेकर के आपत्ति की है, और अगर उन्होंने आपत्ति की तो यह कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं है।
अगर नीतीश कुमार जी के जो प्रभाव वाले जिले हैं उस जिलों में विधानसभा सीटें अगर आप एलजेपी को दे देंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनकी नाराजगी होगी। और नेवादा और राजगीर में जाकर के अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति राजनीति करेगा वहां तो क्या उनकी नाराजगी नहीं होगी, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष नहीं होगा। और इसको जानते हुए भी अगर संजय झा जी और ललन सिंह जी को इस पे आपत्ति नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी क्या सोच रहे हैं और संजय झा और ललन सिंह क्या सोच रहे हैं। ये तो बात कही जा रही ना कि ये दोनों बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में। सवाल यह है कि जो व्यक्ति अपने पार्टी का हित साधना चाहेगा, अपने पार्टी के हितों को सर्वोच्च रखेगा, वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और के साथ समकक्ष क्यों हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड में भी कौन? नीतीश कुमार। और अगर वह भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही कमजोर करने के प्रयास में है, अगर वह जनता दल यूनाइटेड को ही कमजोर करने के प्रयास में है और यह किसी नेता को दिख नहीं रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह उन प्रयासों के साथ खड़ा है जो प्रयास भारतीय जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने में लगे हुए हैं। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले बूते पर विधानसभा का, बिहार में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में है? नहीं है। अगर वह अपने बूते चुनाव लड़ने की स्थिति में होती तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसके सीटों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, अब मैं अपने सहयोगी दल से अधिक होगी बावजूद इसको मुख्यमंत्री बनाकर रखेगा? क्यों रखेगा? अन्य किसी राज्य में तो नहीं करते रही है भारतीय जनता पार्टी जहां उसके सहयोगी दल है। लेकिन यह केवल क्या है, बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत एनडीए को है। एनडीए नीतीश कुमार के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी यह भी कहती रही है कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है जी। वो अच्छा ऐसा भी नहीं कि एक दो बार कही हो, लगातार केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के बिहार राज्य के नेता लगातार कहते रहे इस बात को, उन्होंने कभी छिपाया भी इसे नहीं। 2020 के चुनाव में बाकायदे चिराग पासवान साहब कहते रहे कि मुझे बिहार में प्रमुख राजनीति करनी है, मुझे बिहार की राजनीति करनी है, मुझे मुख्यमंत्री होना है और बिहार में मुझे अपना पूरा समय देना है। तो किस बात के लिए? अगर एनडीए में एक व्यक्ति नेता है और उस नेता के कभी अभी पद छोड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और उसके खिलाफ आप मोर्चा खोले हुए हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सवाल इस बात का, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी स्वीकार कर लेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को छोड़ के तो निकले हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो आज तो केवल मजबूरी किसी की एनडीए में है तो नीतीश कुमार को मान रहे हैं। नीतीश कुमार स्वाभाविक स्वीकृति थोड़ी हो गई है। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप नीतीश कुमार के बल पर, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर, नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर अपने चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं तो आपको नीतीश कुमार को सामने रखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। इस प्रश्न का सीधा सा जवाब है, कोई कह रहा, अगर कोई पूछा जा रहा है सीधा सा सवाल कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, आप कह दीजिए होंगे या नहीं होंगे। इसको घुमा के कहने की आवश्यकता क्या है? जो ललन सिंह जी बात कर रहे हैं, ललन सिंह जो बात कर रहे हैं वो अमित शाह जी ने नहीं कहा। अमित शाह जी ने यह कहा कि एनडीए के जितने भी घटक सदस्य हैं उनके विधायक दलों के नेता चुने जाएंगे और वो जो घटक दलों के नेता हैं वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। ये बात कही अमित शाह जी ने। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा? चिराग पासवान साहब की पार्टी का नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा? उपेंद्र कुशवाहा जी का विधायक दल का नेता वो नीतीश कुमार को क्यों चाहेगा? वो तो उन्हीं को चाहेगा जिसको बीजेपी चाहेगी। बीजेपी से अलग तो कोई राय नहीं रख सकती। इसलिए बात कही जा रही है कि इस चुनाव में 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड है और 142 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। कोई तर्क है क्या? कोई इसको कन्विंस कर सकता है, कन्विंस हो सकता है कि जिस एलजेपी को एक सीट मिली है 2020 के चुनाव में और वह भी एक सीट आज उनके पास नहीं है, उसका 29 सीट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत है? अधिकतम 5% की राजनीतिक ताकत है। और इसमें अपने बूते पर तो रामविलास पासवान जी के रहते हुए भी एलजेपी की इतनी ताकत कभी नहीं रही है। आज आप चिराग पासवान जी को आप आए किए हुए हैं, तो चिराग पासवान जी का 2020 का अनुभव नीतीश कुमार भी जान चुके हैं कि उन्होंने किस तरह से उनके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। 2020 के चुनाव में अपने बूते घोषित रूप से उन्होंने नुकसान पहुंचाया। आज 29 सीटें देकर के भारतीय जनता पार्टी की सहमति से नुकसान पहुंचाएंगे और उनकी संख्या कम करेंगे। तो कौन सा कारण है?
और अगर नीतीश कुमार को, अब सवाल इसमें भी है कि कमजोर नीतीश कुमार क्या एनडीए का जो समर्थक वर्ग है उसके प्रति आकर्षित हो सकता है? एक बड़ा समूह है जो नीतीश कुमार को पसंद करता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ रखना चाहती है। गवर्नेंस के नाम पर, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार को लेकर के, सांप्रदायिकता के खिलाफ जो नीतीश कुमार का रुख और रुझान रहा है, लोग उनको पसंद करते रहे, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज वो स्थिति रह गई है क्या? आज 20 साल के अपने शासनकाल के बाद नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी वही है जो 2005 में थी, जो 2010 में थी, जो 2015 में थी? नहीं। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी गिरी है और उनका गठबंधन में उनको किनारे करता चला जा रहा है, तो सवाल इस बात का है कि आखिर एनडीए के पास समर्थक वर्ग आएगा कहां से? भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका है, उस तौर तरीके से बिहार के लोग संतुष्ट नहीं है। 20 साल की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी को उनको सहयोगी दल कमजोर करने में लगे हुए हैं। ये पूरा का पूरा गठबंधन एक दूसरे को कमजोर करने में लगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी, जरा इसको थोड़ा और एलोबरेट कीजिए। सहयोगी दल ही नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगे हुए हैं। नीतीश शुक्ला, देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं वो पिछली बार 43 सीट लेके आए थे और इस बार 101 सीटों पे लड़ रहे हैं, और अगर कम आए यानी 43 से भी नीचे चले गए और भी नीचे चले गए, 30-35 सीटों पर सिमट गए, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? फिर कैसे सरकार बनेगी? क्या चिराग पासवान यहां 29 की 29 सीटें जीत के आ जाएंगे? हालांकि चिराग पासवान की खबर एक और बता दूं, आज ही देख रहा था, 8 ऐसी सीटें हैं चिराग पासवान के खाते की जिसमें बीजेपी का कैंडिडेट उतारा गया है। चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई हैं सुनील जी, उसमें से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। तो आप समझ लीजिए उसी दिशा में है। तो क्या चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेंगे अगर वैसी कंडीशन आती है, तो वैसी स्थिति आती है? तो इस पूरे गठबंधन को ही नीतीश कुमार की ताकत से चुनाव जीतना है। इस गठबंधन के पास अपनी कोई ताकत नहीं है। और अगर एलजेपी और बीजेपी के पास इतनी ताकत होती तो नीतीश कुमार को अपने साथ बांधे रखने की कोशिश क्यों करती? सवाल इस बात का है, आखिर क्यों नीतीश कुमार आपको चाहिए? इसीलिए चाहिए ना कि नीतीश कुमार के कारण ही इंडिया का चुनावी अभियान सफल हो सकता है या विफल हो सकता है। और आप ये भी है कि एक मजबूत नीतीश कुमार लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव तो जीतना है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना बना रहा है, सदस्य संख्या अपनी बढ़ानी। इसलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड है और 142 सीटों पर बीजेपी है। यह कोई अप्रत्याशित नहीं है। सभी जानकार इस बात के अपेक्षा कर रहे थे कि 29 सीटों में से ढेर सारी सीटों पर बीजेपी के नेता चुनाव लड़ेंगे, और हो रहा है। और आप एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हैं कि एलजेपी के जहां उम्मीदवार हैं उससे 5 सीटों पर तो जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं। उनका क्या होगा? बाकायदे मांझी साहब इस बात का बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होना चाहिए, उनका भी बयान आ गया। वह भी एक चिराग पासवान के इस ताकत से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर इस दल में, इस गठबंधन में कोई भी एक दल एक दूसरे के साथ रहे, दोनों कम से कम बीजेपी, एलजेपी, ये दोनों मिलकर के नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एलजेपी को ताकतवर नहीं होने देखना चाहते, मांझी साहब एलजेपी को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते। बिहार की राजनीति का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो बीजेपी को मजबूत होते हुए देखना चाहता हो। कोई भी एक राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि बीजेपी का मजबूत होना इन तमाम दलों का हाशिए पर चले जाना है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि कमजोर नीतीश कुमार एनडीए के लिए वो वैल्यू एडिशन नहीं होंगे जो एनडीए के लोग उम्मीद कर रहे हैं। एनडीए के सामने नीतीश कुमार को सामने रख करके और ये बता करके मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो हो सकता है कि वह वर्ग अभी तक उनके साथ जुड़ा रहे जो 2005 में इनके साथ आया था, वो जो उनकी लोकप्रियता साबित हुई थी। 2010 से भी वो लोग के साथ लगे रहे। 2015 में भी जब आरजेडी के साथ गठबंधनों के चुनाव लड़ा, तब भी एकदम जबरदस्त सफलता इन लोगों ने हासिल की जी। लेकिन कमजोर नीतीश कुमार एनडीए के प्रति लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। एनडीए का कोई ऐसा घटक दल नहीं है, कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। बड़ा सवाल यह है
तो आप अगर आप ये चाहते हैं कि एनडीए को इसीलिए मेरा अपना मानना है कि इस चुनाव में महागठबंधन अपनी एकता के बल पर, अपने सोच के बल पर बढ़त बनाए हुए है। नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बहुत रही है, लेकिन वो आज नहीं रह गई है, क्योंकि जिन कारणों से नीतीश कुमार की लोकप्रियता थी वो कारण सभी के सभी कारण एकदम अपने विश्वास के न्यूनतम बिंदु पर। कैसे हो सकता है जी? इसलिए मेरा मानना यह है कि एनडीए गठबंधन के लोग मजबूत नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं और कमजोर नीतीश कुमार बिहार की जनता को स्वीकार नहीं है। वह नीतीश कुमार बिहार की जनता को स्वीकार नहीं है जो गवर्नेंस के मुद्दे पर कठोर निर्णय के लिए जाने जाते रहे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर तमाम अधिकारियों, अपने पार्टी के नेताओं, अपने सरकार के मंत्रियों को बर्खास्त किया। जी जी जी। आज जो सन्नाटा है चारों तरफ, तो कैसे हो जाएगा वो? किस बिना पर आप लोग अपने साथ लेकर के आए? न बीजेपी अपने गवर्नेंस की बात कर रही है, न नीतीश कुमार अपने गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, और इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। जब इन्होंने लोगों को पैसे बांटने शुरू कर दिए, 10,000 रुपए महिलाओं को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, शिक्षा मित्रों को, चौकीदारों को, तमाम लोगों को जो पैसे उन्होंने बढ़ाए, ये इसी बात का संकेत था कि आपको अपने गवर्नेंस के नाम पर लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप इन लोग जेब में पैसा डालिए, अन्यथा ये काम बहुत पहले कर लिए होते आप याद कीजिए, नीतीश कुमार, वो यही नीतीश कुमार है जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर विधायक निधि खत्म कर दिया था और आज तक उसको लागू नहीं होने दिया। कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ है, पैसा किसी की जेब में नहीं होना चाहिए, संस्थागत रूप से पैसा खर्च किया जाना चाहिए। यह तर्क था नीतीश कुमार जी का। आज नीतीश कुमार जी सबकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, तो यह किस बात का संकेत है? कि वह अपने गवर्नेंस के आधार पर लोगों को अपने साथ जुड़े रहने में विफल है। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नीतीश कुमार यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से गुजर रहे हैं और 20 साल का शासन उनका लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना, और लेकिन गवर्नेंस का नाम अगर आए तो फिर क्या यहां पर सब कुछ ठीक है? बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए, बहुत सारी ऐसी बातें आई जिनको दबाने की कोशिश होती रही। विकास के नाम पर बिहार कितना आगे बढ़ा है, ये सारे पैमाने जो होंगे वो तौले जाएंगे तराजू पर जब मतदाता वोट देने के लिए जाएगा। लेकिन इन सब के बीच युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो आज की तारीख में रोजगार के नाम पर नीतीश कुमार से नाराज दिखाई देता है। इस बीच नीतीश कुमार 2 बार पलट चुके हैं, जहां तक मुझे ध्यान है 2 या 3 बार पलट चुके हैं, और अब यह भी खबर आ रही है कि शायद चुनाव होते होते या चुनाव के बाद फिर से वो इस गठबंधन को यानी एनडीए को छोड़ दें। तो बहुत कुछ अभी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सियासत चलेगी, ये तय मानिए। नीतीश कुमार के पास अगर एक सीट भी, अगर एक विधायक भी है, तब भी नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, ये तय मानिए। जरा एक बार जल्दी से आना चाहता हूं, पहले प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द की राजनीति में बिहार में आप जबकि घूम रहे हैं, तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर? जो विश्लेषण सुनील शुक्ला जी कर रहे थे। सुनील शुक्ला जी लगभग महीने भर पहले बिहार से लौट के आए हैं। महीने भर में बहुत कुछ बह चुका, पानी बहुत बह गया गंगा नदी में, आप और हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। गंगा, सोन, गंडक सब में, कोसी सब में पानी बह गया है। तो इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? और सबसे बड़ी बात कि जब महागठबंधन की बात आती है तो इसके सामने नीतीश कुमार का कुनबा कहां दिखाई देता है? क्या मजबूत दिखाई देता है या कमजोर दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, एक बात तो है कि 2 दशक से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, तभी मुख्यमंत्री हैं। आज भी नीतीश कुमार के लिए बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार इस अवस्था में है, उनका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, उनकी पार्टी को स्प्लिट किया जा रहा है, उनके खिलाफ चिराग पासवान को खड़ा किया गया पिछले चुनाव में। ये चीजें जो नीतीश को बैकफुट पर लाने के लिए, मजबूर करने के लिए जो बीजेपी सियासी चालें चल रही हैं, जनता उसको भी परख रही है, बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रही है। तो नीतीश से ज्यादा नीतीश के साथ होने वाले व्यवहार की चर्चा ज्यादा है। दूसरी बात है कि जैसे एनडीए और महागठबंधन में हम लोग कंपेयर करें तो एनडीए गठबंधन का एक भी साथी एक दूसरे को
और देखना नहीं मांगता। आप बोलिए कैसे? तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार, क्या कोई कह सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी का वोटर नीतीश कुमार की पार्टी को वोट करेगा? वोट ट्रांसफरेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हरवाया था और आधी ताकत लगभग आधी कर दी थी। इसी तरीके से आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा इनकी पार्टी से निकले हुए हैं। आप गाइड हो रहे हैं अब किससे? अब निर्देश नीतीश कुमार से नहीं ले रहे हैं, अब निर्देश अमित शाह से ले रहे हैं। तो यहाँ भी एक ये है। और नीतीश कुमार की डीएनए पर सवाल उठाने वाले नरेंद्र मोदी जी, भाई कौन नहीं जानता? जीतन राम मांझी जी, जिनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर वही जीतन राम मांझी के नाम पर कि उनके हमने तो थाल छीन लिया था तब भी चुप रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को मैं याद कर रहा हूं, उन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने जीतन राम मांझी के साथ ऐसा व्यवहार किया, जरूर इनके डीएनए में ही गड़बड़ है, यही तो कहा था नरेंद्र मोदी जी। तो एनडीए के घटक दलों के बीच ये संबंध है, इसके बावजूद ये इकट्ठा हैं, तो जो राजनीति की मजबूरी होती है वो मजबूरी है। ये सैद्धांतिक रूप में आप देखें तो कंपैरेटिवली महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी लंबे समय से साथी हैं, लेफ्ट भी लंबे समय से साथी हैं। तो सैद्धांतिक रूप से मुकेश सहनी को छोड़ दें तो बाकी सभी लंबे समय से साथी रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महागठबंधन सैद्धांतिक रूप में मजबूत है, एनडीए अपॉर्चुनिज्म का एक गठबंधन है। दूसरी बात है कि ललन सिंह की चर्चा आप कर रहे थे, उनकी बाइट दिखा रहे थे। भाई जब नरेंद्र मोदी जी ने कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया, बनवाया, तो वो स्थिति इसलिए थी क्योंकि पूरा चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर लड़ा गया था। तब घोषित मुख्यमंत्री थे और इसीलिए बनाया। अगर आज की स्थिति में जब वो घोषित नहीं है मुख्यमंत्री, तो क्या नरेंद्र मोदी जी इनको मुख्यमंत्री बना देंगे? ये इस बात को ललन सिंह छिपा जा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। ये महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है बिहार में, इस बात को ललन सिंह छिपा जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ललन सिंह वो भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी की भाषा है। जेडीयू स्प्लिट हो चुका है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, और ये वक्त की बात है कि ऑफिशियली कब स्प्लिट होगा, आधिकारिक रूप से ये कब टूटेगा। जी राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या कुछ आपके पास खबर है? और सबसे बड़ी चीज जो उसी स्प्लिट की बात है, क्या आप भी देखते हैं कि यहां पर एनडीए में महागठबंधन की बात लोग कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा घोषित तौर पर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने एक सीट पर जैसे ही अपने कैंडिडेट को उतारा, महागठबंधन का साथी माले जो है CPI-ML, उसने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया। यह दोस्ती है इस गठबंधन में, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो कि मुख्यमंत्री पद पर ऑलरेडी विराजमान है, महागठबंधन में तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान ले कि कल को कौन होगा, इनकी सरकार आएगी तब पता चलेगा। और अघोषित तौर पर तेजस्वी यादव तो है ही, लेकिन जो ऑलरेडी है उस कुर्सी पर, उसका नाम लेने में चाहे मोदी हो या इधर अमित शाह हो, इनको क्या तकलीफ है? और जो ऑलरेडी उस मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, और उसके बाद उन्हीं का आदमी, अगर उन्हीं की पार्टी, ललन सिंह अगर कह रहे हैं कि वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, तब क्या माना जाए? क्या सचमुच जो स्प्लिट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी, वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल प्रेम कुमार जी सही इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जी। और ये सिर्फ ललन सिंह या संजय झा के बयानों में ही नहीं देखा जा रहा है, ये जो जमीन पे जनता दल यू का कार्यकर्ता वो खुलकर कह रहा है। और एक गोपाल क्या कोई मंडल थे, उनका काफी ज्यादा बाइट उनकी वायरल हो रही थी, और वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर थे और उनको पुलिस धकिया रही थी, और पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ, तो वो कह रहे थे कि ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बेच खाया है बीजेपी को, और हम लोग समता पार्टी के समय से हैं, पार्टी के हम संस्थापक सदस्य हैं, ये कहते हुए राजीव जी सुने जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर एक विभाजन हो रहा है और 3 लोगों को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी की। ये पार्टी के अंदर भितरघात कर रहे हैं, अमित शाह से मिले हुए हैं, इस तरीके के आरोप उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं। अब राजीव जी, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें देखिए किस तरीके से बीजेपी ने शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के एक मंत्री हैं
वहां से अमरपुर से जो है बांका जिले से, और उनका नाम है जयंत राज शाह, जयंत राज। तो जयंत राज साहब जो है, जयंत राज, वो सिर्फ 1 मिनट देरी से नॉमिनेशन करने पहुंचे। अब राजीव जी, ये संयोग तो नहीं हो सकता कि मंत्री जी जो हैं उनको इतना ज्ञान नहीं है कि 1 मिनट पहले पहुंचना चाहिए? आखिर टिकट जब कल मिल गया था तो 1 मिनट देर से पहुंचने की आवश्यकता क्यों थी? तो ये बीजेपी के खेल राजीव जी नीतीश कुमार के खिलाफ शुरू हो गए। यही बात कही जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी अब नीतीश कुमार को नुकसान को पहुंचाने की कोशिश करेगी, और अगर नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे? दूसरा राजीव जी, कांग्रेस की जो लिस्ट आई है 48 की, उसमें बताया जा रहा है 48 में से 28 पर कांग्रेस के सामने बीजेपी का प्रत्याशी। अब ये नीतीश कुमार को तय करना है कि गठबंधन को जितवाना है कि अपनी सीटें ज्यादा करनी है बीजेपी से। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है राजीव जी। तो यानी सीधे सीधे बीजेपी से जो 28 सीटों का मुकाबला कांग्रेस का, राजीव जी, सबसे दिलचस्प मुकाबला वही होगा। और काफी कुछ राजनीति जो है बिहार की, ये 28 सीटें तय करेंगी जहां कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने मुकाबला है। और यही लिटमस टेस्ट होगा इस एनडीए का भी राजीव जी, कि अमित शाह जो गोटियां बिछा रहे हैं वो कितना कामयाब होते हैं, और नीतीश कुमार जो अब तक समझे जाते हैं कि बहुत धोबी पछाड़ मारना जानते हैं, और जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव ने भरी लोकसभा में कहा था कि हमारे मित्र नीतीश बैठे हुए हैं, सबके पेट जो है वो सबके दांत मुंह में होते हैं और इनके पेट में दांत हैं। तो नीतीश कुमार के जो पेट में दांत हैं, अब वो दांत सही सलामत हैं, या जो चाणक्य समझे जाते हैं गुजरात के, वो गुजराती चाणक्य जो है वो ज्यादा दमदार हैं। ये राजीव जी इस विधानसभा चुनाव में भी तय हो जाएगा। सरकार चाहे किसी की बने ना बने, लेकिन इसमें तय यही होना है कि गुजराती चाणक्य बाबू जो हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं, या पेट के अंदर दांत रखने वाले नीतीश कुमार ज्यादा ताकतवर हैं। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों का आपने जो जिक्र किया है, जिस ढंग से आपने यहाँ विश्लेषण किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जानना यहाँ पे कि आखिर चाहे नीतीश कुमार हो चाहे यहाँ अमित शाह हो, इन दोनों में कौन कितना चालाक है। लेकिन सियासत में ये चालाकी भी जरूरी है दोस्तों। आप सब जानते हैं सियासी तौर पर अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो ऐसी चालाकियां भी चलती हैं। और इसमें आपने ये भी देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में जीत चाहिए, यानी कि जीत की भूख है उनके अंदर, जो भूख कई बार मुझे इधर कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं देती है। लेकिन चलिए, जीतना जरूरी है। राहुल गांधी की एक बात आज बहुत सही लगी। राहुल गांधी जब फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिल रहे थे, जिनकी लिंचिंग हो गई और उनकी मौत हो गई, उससे मिल रहे थे, तो उन्होंने, और उसके बाद मीडिया से जो बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी चूंकि हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमसे जितनी मदद मिल पड़ेगी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले की कहानी आप लोगों को पता है। उससे पहले क्या हुआ, इस परिवार पे जहां मिलने जा रहे थे राहुल गांधी, इस परिवार के सदस्यों के ऊपर प्रेशर यानी दबाव बनाया गया कि मीडिया के सामने आकर कहें कि हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते हैं, राहुल गांधी यहां आकर सिर्फ और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, वो ना आए तो बेहतर होगा। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी पहुंचते हैं और राहुल गांधी से बताया जाता है, ये परिवार बताता है कि कैसे इनके ऊपर दबाव डाला गया कि मीडिया में आकर यह बात कही जाए कि हम राहुल गांधी से नहीं मिलना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी का डर सता रहा है सत्ता पक्ष को, यह साफ दिखाई देता है। और ऐसे में इसका कनेक्शन अगर जोड़ा जाए इस सियासत को, अगर चलिए सियासत ही कर रहे हैं राहुल गांधी, सुनील शुक्ला जी, मान लिया कि सियासत कर रहे हैं राहुल गांधी, तो कितना फर्क पड़ेगा बिहार में, जिनको रोकने की कोशिश की गई इस रूप से। वो ये परिवार ऊपर देखिए, इसी विंडो में, ऊपर वाले विंडो में ये पूरा परिवार है, और जो खुले तौर पे कह रहा है कि हम तो राहुल गांधी को हमारे घर आए, उन्होंने हमें सम्मानित किया, सम्मानित इस सेंस में कि आज दुख की घड़ी में कम से कम एक आदमी आया तो दुखती रग पर हाथ रखने के लिए। और इससे बेहतर और क्या होगा अगर राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं। बिहार की सियासत आप देख रहे हैं। यहां पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा सुनील जी आपके आने से पहले, कि बिहार में सियासत तेज है, ये सब जान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर राहुल गांधी फतेहपुर और उधर असम पहुंचते हैं,
आज 2 जगह की यात्रा थी, उससे पहले 2 दिन पहले राहुल गांधी चंडीगढ़ गए थे। तो वो नफा नुकसान को देखे बिना देश की जनता के हित में खड़े होने का जो एक नेता में गुण होना चाहिए वो दिखा रहे हैं। और अगर आज की तारीख में, चलिए सब कुछ मान लिया कि चुनाव लड़ना, जीतना, यहां पर एन केन प्रकार यहां पर सब कुछ साम दाम दंड भेद सब कुछ आप लगा के चुनाव जीत रहे हैं और राहुल गांधी इससे इतर दूसरी राजनीति कर रहे हैं, तो क्या इसमें वो सफल होते हुए दिखाई देते हैं? जरा आपसे समझना चाहता हूं, थोड़ी सी ये दूसरी राजनीति है। नहीं, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वह बहुत उसका दीर्घकालिक असर है और इसका लाभ इस चुनाव में भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करती हुई नजर आ रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट वितरण में कितने दलितों को शामिल किया है? आप देख लीजिए, आप जनता दल यूनाइटेड के सीट वितरण को देख लीजिए। सवाल इस बात का है कि अगर आप जो दलितों को लेकर के एक नैरेटिव पूरे देश भर में बनता चला जा रहा है, उस नैरेटिव के साथ राहुल गांधी खड़े हैं और उस नैरेटिव को बनाने में कामयाब है कि भारतीय जनता पार्टी उस को लेकर के जो दलितों में एक सुरक्षा का भाव है, उस सुरक्षा के भाव को भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं कर पा रही। अगर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके ऊपर अगर कोई जूता फेंका जाए, उस घटना के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी मौन रहे। अगर किसी राज्य में भारतीय पुलिस सेवा का एक वरिष्ठ एडीजी रैंक का अफसर जो दलित समुदाय से आता है, वो आत्महत्या कर ले और पूरी की पूरी पार्टी मौन रहे। सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगे जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है हरियाणा में। रायबरेली की इस घटना को लेकर के अव्वल तो ये होना चाहिए था, अगर आप राहुल गांधी के नैरेटिव को कमजोर करना चाहते हैं तो राहुल गांधी के पहुंचने के पहले सब कुछ हो जाना चाहिए था। ये जो परिवार के लोग नौकरी मांग रहे हैं ये हो जाती, जो आप इनको सहायता देना चाहते हैं वो हो जाता, जो आप आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। निश्चित रूप से राहुल गांधी का नैरेटिव कमजोर हो जाएगा कि आपके जाने के पहले जितनी चीजें इनके दिमाग में है सब आप उसका समाधान सरकार ने कर दिया। आप इनको मना करके उस नैरेटिव कमजोर नहीं कर सकते। क्यों कोई परिवार को नहीं मिलेगा? और आप देखिए कि जो दलित समुदाय की सिविल सोसाइटी है उसका रिएक्शन क्या है, हरियाणा में वो क्या कर रहा है, किस तरह से सड़कों पर है वो। दलित समुदाय की सिविल सोसाइटी बिहार में क्या कर रही है, अपने लोगों के बीच में उनको किस तरह की सक्रियता है, किस तरीके से उस समुदाय की सिविल सोसाइटी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लोगों को आगाह करती नजर आ रही है। और अगर जो यह जो राहुल गांधी का जो नैरेटिव है, जो दलित समुदाय को एकजुट करने और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से दूर करने की जो कोशिश है, इसका इस बिहार विधानसभा में चुनाव दिखाई पड़ेगा आपको असर, और लंबे समय तक देश के राजनीति में इसका असर दिखाई पड़ेगा। और जो एक बात लगातार कही जा रही थी कि दलित समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आई। मेरा अपना मानना है कि अगर दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत है तो वो मायावती जी का साथ क्यों छोड़ रहा है? मायावती जी के साथ तो परसेप्शन नहीं बन रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस परसेप्शन मात्र से उनका मतदाता उनसे अलग होता चला जा रहा है, उनका मत प्रतिशत गिरता चला जा रहा है। क्यों? उसको तो खुश होना चाहिए और एकजुट होकर के उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर यह जो राजनीतिक परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में भी, इसका यह संकेत यही है कि यह पिछले मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव से नैरेटिव बनने लगा था, जब विपक्ष ने संविधान खतरे में होने की बात कही, जब विपक्ष ने कहा कि आरक्षण जो संविधान से मिला हुआ है समाज के वंचित वर्ग को, उसके ऊपर खतरा है, और यह संदेश पहुंचा। और जो दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों का वह रवैया नहीं दिखाई पड़ा जो उनसे अपेक्षा की जाती है अगर अपने समर्थक वर्ग में उनको बनाए रखने के लिए। वो नहीं हुआ। तो राहुल गांधी का जो अपना जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिटिकल मूव है, ये हमें नहीं, मैं ये स्वीकार करता हूं कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल मूव भी है, लेकिन ये पॉलिटिकल मूव पूरे के पूरे विपक्ष को राजनीतिक लाभ देता हुआ दिख रहा है। और यह न केवल इससे राजनीतिक फायदा है, जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं, अगर उस परिवार के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो चिंता नहीं की कि अगर वो हरियाणा में किसी दलित नेता के पास दलित परिवार के साथ चले जाएंगे तो जाट वहां के नाराज हो जाएंगे, ये तो चिंता उन्होंने नहीं किया।
दुख की घड़ी में एक परिवार के साथ खड़ा होना, यह ताकत आपके पास होनी चाहिए। जो अपराधी है उनके खिलाफ आपको आप अपनी बात कहना, यह ताकत आप एक राजनेता के रूप में आपको इतनी ताकत होनी चाहिए। अगर आप चुनावी गुणा गणित के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित रूप से यह है कि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव कमजोर होगा। राहुल गांधी इस मसले पे आगे हैं। राहुल गांधी ने इसकी बात की चिंता नहीं की हरियाणा घटना को लेकर क्या हो रहा है। जाट समुदाय इस पूरे के पूरे प्रकरण में उस एएसआई के पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ रहा है जिसने आत्महत्या की। दलित समुदाय के लोग इस आईपीएस अफसर के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं वो। तो एक राजनेता के सामने तो धर्म संकट है कि कहां जाए वो, और जाए तो दोनों के पास जाए। राहुल गांधी ने तो नहीं किया। राहुल गांधी एक दलित परिवार के पास गए, उनके परिवार के साथ बैठे, उन्होंने उनसे बात की, उनको उनके दुख के घड़ी में अपनी सहानुभूति व्यक्त किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो किसी भी राजनेता को करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या राहुल गांधी को चिंता नहीं है कि जिस वर्ग के लोगों के ऊपर इस दलित युवक के हत्या का आरोप है वो किस समुदाय से लोग आते हैं, उसका क्या होगा? वो कांग्रेस के पक्ष में उस समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? राहुल गांधी ने इसकी चिंता नहीं की। राहुल गांधी ने कहा एक परिवार में एक दुखद हत्या हुई है, उन लोगों के साथ उन्होंने अपनी संवेदनाएं जोड़ी, उनको भरपूर आश्वासन। और राहुल गांधी के प्रति इस परिवार के मन में आशा क्यों है? अनायास है, उनके कह देने से लोग मान गए। राहुल गांधी ने, आप सब्जी विक्रेता रामेश्वर को याद कर लीजिए, ये चेतराम को याद कर लीजिए रायबरेली अमेठी में। आप ऐसे लोगों को देखिए जिनके साथ राहुल गांधी किस तरीके से खड़े हुए। आप जो दिल्ली का कुख्यात कांड हुआ था उस परिवार के लोगों के साथ किस तरह से राहुल गांधी खड़े रहे, वो तो दलित नहीं थे वो। लेकिन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना, दुख की घड़ी में किसी परिवार के साथ अपनी संवेदनाओं के साथ खड़ा होना, उनको ताकत देना, उनको ढाढ़स बढ़ाना, यह एक मैं समझता हूं कि सामान्य राजनीतिक संदेश नहीं जाता है, एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। और दलित समुदाय में तो निश्चित रूप से है कि दलित समुदाय में इस पहल से राहुल गांधी से ये संदेश है कि राहुल गांधी के ऐसे नेता हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है। राहुल गांधी से उम्मीद की जा सकती है कि वह इस घड़ी में भी अपने राजनीतिक लाभ नुकसान के उसको भुला करके भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये सामान्य बात नहीं मैं महसूस करता, और राहुल गांधी के आश्वासन को लोग गंभीरता से लेते हैं। और यह पिछले उदाहरणों के कारण, आप याद कीजिए कि हरियाणा के उसमें किसान महिलाओं के साथ राहुल गांधी ने क्या किया। राहुल गांधी ने किसी को कोई आश्वासन तो दिया नहीं, वो मुख्य प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री तो नहीं है, लेकिन वो महिलाओं के साथ, धान रोकती हुई महिलाओं के साथ वो खड़े हुए, उनके कष्टों को सुना। उसमें एक महिला जिसको आंख की समस्या थी उसको ला करके उसका ऑपरेशन कराया, उसका इलाज करवाया। ये तो हम बहुत बाद में जाने, राहुल गांधी ने तो कोई भाषण दिया नहीं इस विषय को लेकर। उस महिलाओं ने कहा कि हमारी ये पीड़ा थी, हमने उनको बताया, और अगले दिन लोग आकर के हमको डॉक्टर के पास ले गए और ये मेरी समस्या समाप्त हो गई। जी, तो अब ये एक ऐसे नेता के रूप में राहुल गांधी ने अपने आप को स्थापित किया है जो किसी के दुख से दुखी होते हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। वो यह चाहते हैं कि जो समाज का वंचित तबका है, कमजोर तबका है, उसको ताकत मिले, उसको राहत मिले, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। बड़ा सवाल यह है, और राहुल गांधी इस नैरेटिव को बनाने में सफल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को लेकर, प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी को लेकर कोई चर्चा होती है बिहार की सत्ता के बाहर, जनता की अदालत में, यानी जो पब्लिक से आप चर्चा करते हैं? तो देखिए, सही बात यह है कि एक परसेप्शन बिल्डिंग का काम जो है वो होता है, और बैक ऑफ द माइंड लोगों के मन में बात जाती है कि कहीं भी आंसू पोंछने की गरज होती है तो राहुल गांधी वहां मौजूद होते हैं। लेकिन मोदी मीडिया और संपूर्ण मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है वो इसके उलट तस्वीर रखता है और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो इससे उस परसेप्शन में कहीं ना कहीं वो लड़ सके, इसके लिए वो काम किया जाता है। तो बिहार के लोग भी इससे अछूते नहीं है, देश भी अछूता नहीं है। तो इस चीज को अगर हम देखें तो जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा गया, सारी मीडिया में आज चला कि वो गिद्ध की तरह नाश नोचने पहुंचे फतेहपुर, ये भाषा रही। तो अब देखिए राहुल गांधी के पहुंचने से क्या हो जाएगा, क्या न्याय मिल जाएगा, क्या हुआ मिल लिए, तो इस तरह की भाषा रही मोदी मीडिया की। अब यहां देखिए
राहुल गांधी, ये घटना फतेहपुर वाली 2 अक्टूबर को सामने आई थी। 3 अक्टूबर को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी ने उस आपको और उसके बाद उनके बारे में फैसला लिया था कि मिलेंगे। ट्वीट करने के बाद बयान दिया था, बात की थी, क्षमा कीजिए मैं भूल रहा था बोलने में, तो टेलीफोन से बात की थी 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को टेलीफोन से बात की, तो 8 अक्टूबर को आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब इस सीक्वेंस को समझिए। राहुल गांधी ने अगर इस मुद्दे को नहीं पकड़ा होता तो क्या ये गिरफ्तारी होती? ये जो 13.5 लाख मुआवजे की बात कर रहे हैं और सरकार कह रही कि हम न्याय कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अगर इस मुद्दे को नहीं लिया होता तो ये क्या मुआवजे की बात की जाती? और यहीं पर बात होती है कि मुआवजा दिया, ठीक है, लेकिन क्या ये न्याय मिल गया? हम टीवी चैनल में चर्चा कर रहे थे इस विषय पर। एक पैनलिस्ट ने कहा कि वो महाराष्ट्र में जब मॉब लिंचिंग हुई थी एक साधु की, तब बहुत सारे लोग चुप थे। मेरा प्रश्न यही होता है कि एक दलित की मॉब लिंचिंग क्या इस तरीके से ऐसे पैनल्स में सालों बाद डिस्कस की जाती है? क्या इस तरीके से एक साधु की मॉब लिंचिंग डिस्कस की जा रही है? नहीं की जाती ना, क्योंकि पैनल में दलित की मौजूदगी नहीं होती। जिस तरह से एंकर सवाल पूछता है कि राहुल गांधी चले जाएंगे तो न्याय मिल जाएगा क्या? क्या वो एंकर अगर दलित होगा तो ये सवाल पूछेगा क्या? तो दलित के साथ अन्याय जो है हर स्तर पर है। व्यक्तिगत रूप में उनकी हत्या हुई, ये अन्याय हुआ। सामाजिक रूप में सहयोग नहीं मिला, ये अन्याय हुआ। प्रशासन और सरकार की ओर से दबाव डाला गया कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, हम मिलना नहीं चाहते, ये अन्याय हुआ। और राहुल गांधी फिर भी इन परिस्थितियों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि न्याय कर देंगे, लेकिन न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसी की आवश्यकता है। व्यक्ति, उस परिवार, समाज, ये जिस तरह से दलित का अपमानित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है, और विमर्श में भी दलितों की आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, इसके लिए राहुल गांधी की आवाज का महत्व है। यही मैं कहना चाहता हूं। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप यहाँ। अमलेंदु जी, आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की भूमिका? और सबसे बड़ी बात कि बिहार में राहुल गांधी गए थे वोटर अधिकार यात्रा लेके, उसके बाद से राहुल गांधी बिहार नहीं गए, लेकिन दूसरी राजनीति यहां राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इनके ऊपर अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो वहां सबसे पहला इंसान अगर कोई पहुंचने वाला होता है तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं और उनकी भरसक मदद भी करते हैं। और ऐसे में जब बिहार में चुनाव है, तब राहुल गांधी की इस तरह की राजनीति क्या बिहार में कोई रंग लाएगी, लगता है क्या आपको? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, असल में वो उसे राजनीति कहा जाए नहीं कहा जाए, इस पर भी एक बहस हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब फतेहपुर गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने, अब हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने जाकर राहुल गांधी को फिलहाल क्या राजनीतिक लाभ हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। राहुल गांधी अगर उस परिवार से मिलने गए तो उसको ढांढस बंधाने गए और ये बताने के लिए गए कि अन्याय के खिलाफ हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और जो अन्याय हुआ है उसमें तुमको न्याय दिलाने के लिए हम अपनी तरफ से जो संघर्ष कर सकते हैं या जो मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो इसमें राजनीति तो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ती। राजनीति तो वो होती है कि जो सरकार की तरफ से की गई, कि उस परिवार से कहा गया, उस पर दबाव बनाया गया कि आप पोस्टर लगाइए, वीडियो जारी कीजिए कि राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते हैं। तो राजनीति तो वो थी। राहुल गांधी तो सीधे सीधे उस परिवार से मिलने गए और ये कहने गए कि भाई आपके खिलाफ जो लोग थे उसके खिलाफ हम आपके साथ खड़े हुए। तो राहुल गांधी का एक मानवीय चेहरा है। इसी तरीके से राहुल गांधी आज असम भी गए और जुबिन गर्ग जो वहाँ बड़े स्टार थे, उनकी जिस तरीके से जान गई सिंगापुर में, उनके परिजनों से मिले। और राजीव जी, जब उनसे पूछा गया राहुल गांधी से कि भाई आप जुबिन गर्ग के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे,
तो दूसरा राजीव जी कोई राजनेता होता तो तुरंत इस बात को लपकता कहता कि हाँ बिल्कुल हम मांग करते हैं, उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो तमाम लोगों को भारत रत्न देने की मांग उठती रहती है, उसमें लगता है किसी में हम अपना जो है मामला ठीक कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने वहां जो कहा राजीव जी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी ने वहां कहा कि मैं इस विषय से भटकना नहीं चाहता, मैं चर्चा को संवेदना करने और असम के लोगों को यह बताने से नहीं रोकना चाहता कि हम जुबिन गर्ग से प्यार करते हैं, हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पारदर्शिता और न्याय चाहते हैं। सिंगापुर में जो हुआ, असम में हर किसी को यह पता होना चाहिए, यह जितनी जल्दी हो और उतना बेहतर है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये कि जुबिन गर्ग के साथ जो हादसा हुआ, वो हादसा कैसे हुआ, वो हादसा है या षड्यंत्र है, ये चीज सामने आनी चाहिए, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि हादसा नहीं है बल्कि षड्यंत्र है, और इसको छुपाने के लिए भारत रत्न का शोषा भी उछाला जाने लगा। भारत रत्न तो मिलता ही रहेगा, लेकिन जुबिन गर्ग की मृत्यु कैसे हुई, जब तक ये सच सामने नहीं आएगा तब तक जुबिन गर्ग के लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी वहां अपना दर्द जो थे वो बांटने के लिए गए उनके परिजनों का, और इसमें राहुल गांधी जो है उन्होंने एक अलग संदेश दिया है राजीव जी। इसी तरीके से आईपीएस भाई पूरन कुमार के घर पहुंचे। अब हरियाणा में तो अभी चुनाव नहीं है, तो वहां राहुल गांधी को जाने से क्या मिल जाएगा? तो राहुल गांधी जो, अब ऐसे राजनीति कह लिया जाए या जो भी कह लिया जाए, राहुल गांधी दिलों से दिल का रिश्ता जोड़ रहे हैं, और राहुल गांधी हर उस जगह खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं जहां किसी का एक भी आंसू दिखाई पड़ता है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने एक बात कही भी थी कि जहां भी किसी भी के साथ अन्याय होगा, किसी का भी आंसू गिरेगा, राहुल गांधी आपको वहां खड़ा हुआ मिलेगा। राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी वो करते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की राजनीति, सियासत और इन सब के बीच बिहार में जो कुछ चल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा कमेंट चाहूंगा सुनील शुक्ला जी आपसे भी कि ओवरऑल बिहार में आज पहले फेज के लिए जो उम्मीदवारी यानी दावा जो ठोकना था, नामांकन करना था, वो खत्म हो चुका है। आज 17 तारीख, आज फर्स्ट फेज के लिए नामांकन खत्म। लेकिन अभी तक बिहार का चुनाव किस दिशा में जाता हुआ आपको दिखाई देता है सुनील शुक्ला जी? मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर है। नीतीश कुमार जी की गिरती हुई लोकप्रियता, घटती हुई विश्वसनीयता, राजनीतिक निर्णयों को लेकर के उनके प्रति बनता हुआ अविश्वास, ये एनडीए की बहुत बड़ी कमजोरी है। एनडीए के घटक दलों के बीच में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव कम है, एक दूसरे को कमजोर करने के लक्षण ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में विश्वास का संकट है। अगर पार्टी न भी कहिए तो नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को लेकर के एक अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर आप बात कीजिए तो पहले चरण के मतदान खत्म होने तक, मतलब नामांकन खत्म होने तक जो एक मजबूत एकता का प्रदर्शन होना चाहिए था, वह कहीं ना कहीं असर पड़ा उसके ऊपर। लेकिन कम जो घटक दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आए। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश किया एनडीए के लोगों ने, लेकिन उनके उस घटक दलों ने कोई बयानबाजी नहीं की। एनडीए के घटक दलों के बीच में तो नाराजगी साफ साफ नजर आई। जनता दल यूनाइटेड भी आक्रोश व्यक्त किया, मांझी जी ने भी आक्रोश व्यक्त किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी आक्रोश व्यक्त किया, और अपने अनुकूल सीटें न मिलने या पर्टिकुलर सीट न मिलने को लेकर के नाराजगी सामने आई। लेकिन अभी तक कम से कम सार्वजनिक रूप से किसी ने कोई बयान नहीं दिया। महागठबंधन का जहां तक सवाल है, महागठबंधन एनडीए सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में है, और जो पहल की है इंडिया गठबंधन ने, सत्तारूढ़ गठबंधन ने, उन पहलों को अपने राजनीतिक असर से कमजोर करने की कोशिश की। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं मानता हूं प्रत्येक उन परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना जो अभी जिनके पास अभी भी सरकारी नौकरी नहीं है। मुझे लगता है कि यह घोषणा, हम जो आर्थिक सहायता दी गई है, पैसे लोगों के जेब में डाले गए हैं, उनकी तुलना में यह एक बड़ा आश्वासन है। बिहार में जो पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, और चाहे लोगों के सामाजिक सुरक्षा का विषय हो, इस एक आश्वासन से इन तीनों बिंदुओं को महागठबंधन सम्मिलित करता हुआ नजर आ रहा है। जी, विभिन्न पार्टियों के नेतृत्व के बीच में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो,
चाहे दीपंकर भट्टाचार्य जी हों, इनके बीच में बेहतर संवाद बना हुआ है। इनके बीच में कोई अविश्वास की स्थिति नहीं है। ये लगातार कोशिश की गई कि मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो जाए और एनडीए में शामिल हो जाए। कई तरह की बातें कही गई, ये बात हमेशा उसका एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया कि मुकेश सहनी जी नाराज है, लेकिन वह भी इस अभियान में भी किसी महागठबंधन का विरोध करने वाले लोगों को सफलता नहीं मिली। तो मेरा अपना मानना यह है कि एनडीए के बीच में, घटक दलों के बीच में अंतर्विरोध, एनडीए के मूल ताकत के स्रोत नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों के अविश्वास, लोगों में विश्वास की कमी और घटती हुई लोकप्रियता एक बड़ा कारण है जो एनडीए के खिलाफ जाता है। लेकिन मेरा अपना भी मानना है कि महागठबंधन को लोगों के बीच में यह संदेश बड़ी प्रभावी तरीके से देना होगा कि वह एकजुट हैं और एक वैकल्पिक व्यवस्था देने में सक्षम है। इसका यह संदेश कहीं से भी अगर नहीं जाना चाहिए कि उनमें कोई बिखराव है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि उनमें कोई बिखराव है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, आप सबका इस चर्चा में बने रहने के लिए, और बहुत शुक्रिया आप तमाम साथ